तो मैं भी जब अभी स्टडी करता हूँ, तो जैसे कि मैं प्राचीन काल में, मान लो मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको पूरा थ्रोली पढ़ता हूँ, चाहे मुझको उसमें मतलब कि पूरा एक दिन ही देना पड़े खाली एक टॉपिक के लिए, मैं उसको पूरा पढ़ता हूँ, उसको अभी भी नोट्स बनाता हूँ मैं उसको कि यूजीसी अब कितना मतलब कि डीपली जाके हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छी बुक है वो। और उसको पढ़ने से कैसा पूरा अपना बेस क्लियर अपना हो जाता है। कोई भी हम पढ़ेंगे, चाहे मान लीजिए हम मौर्य वंश पढ़ें या फिर गुप्त वंश पढ़ें या फिर जो भी टॉपिक है जैसे कि पूर्व मध्यकाल पढ़ें, वो भी अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर उसको पढ़ने के बाद। सर दोनों ही चीजें मेरी साथ साथ हुई थी। मतलब कि फर्स्ट पहले मेरा जो रिजल्ट आया था वो मेरा सीपीओ का आ गया था, उसमें मेरा सब इंस्पेक्टर के तौर पे मैं सिलेक्ट हो गया था। और उसके जस्ट मतलब कि 20 या 22 दिन के बाद ही मेरा ये जो नेट वाला रिजल्ट आया था। तो दोनों ही चीजें मेरे लिए मतलब कि खुशी का माहौल था घर में। जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे आप लोगों के साथ एक ऐसे स्टूडेंट को मिलाते हुए बेहद खुशी हो रही है जिन्होंने अपनी जॉब के दौरान, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, वो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस में एज ए इंस्पेक्टर ड्यूटी करते हैं। इस ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपने पहले प्रयास में उन्होंने नेट क्वालिफाई किया, दूसरे में भी नेट क्वालिफाई किया और उनका ड्रीम था कि वह जेआरएफ हासिल करना चाहते हैं और थर्ड प्रयास में उन्होंने जेआरएफ हासिल किया 96.46 परसेंटाइल के साथ। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे या कितनी मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि जॉब करते हुए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कई बार हमें समय ही नहीं मिल पाता तैयारी करने के लिए। राकेश कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और आपको 3 टाइम नेट और एक बार जेआरएफ करने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी सर। धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया, और आपकी जो भी आपने मेरे लिए शब्द कहे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आभार। मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक ऐसे स्टूडेंट जो देश के लिए ऑलरेडी समर्पित हैं, जिनका सब कुछ देश को समर्पित है और इस भावना से अपने देश की सेवा भी कर रहे हैं और अपने एकेडमिक के लिए वह अपने प्रयास भी कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइक बनता है। आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और उनके लिए एक अच्छा-सा कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके लिए आप सबकी एप्रिसिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राकेश जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा कि आप कहाँ से हो और आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की? मैं राकेश कुमार रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूं सर। और पिछले 2013 से जब मैं एमफिल कर रहा था, एमफिल कर के दौरान ही मेरी जॉब लग गई थी एसएससी सीपीओ में एज ए सब इंस्पेक्टर। तो उस समय मेरी एमफिल भी चल ही रही थी और साथ में सीपीयू में मेरा सिलेक्शन हो गया था एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे। साथ साथ में मैं अपना स्टडी करता रहा और जॉब में भी मेरा सिलेक्शन हो ही गया था। क्योंकि सर हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए रहता है कि एक थोड़ा पहले की जॉब को हासिल कर लेना, उसके साथ में फिर मैं पढ़ता रहा। मतलब कि मैंने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप नहीं किया जॉब के दौरान। पढ़ाई करते करते मैं प्रयास करता रहा। मेरा 2013 में ही दिसंबर में नेट हो गया था, फर्स्ट जो अटेम्प्ट हुआ था मेरा। मतलब जस्ट एमए करने के बाद मैंने एमफिल में एडमिशन ले रखा था, उस समय ही मेरा प्रथम प्रयास में ही नेट हो गया था। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे और करता रहा। फिर मैंने एमफिल की अपनी डेजिटेशन वगैरह लिखी, जो ये सारी चीजें जॉब के साथ ही साथ चल रही थी। फिर मैंने अपना एमफिल भी कंप्लीट कर लिया और साथ साथ में और प्रयास करता रहा। फिर मैंने 2019 में फिर से प्रयास किया, फिर नेट हो गया। 2020 में फिर से प्रयास किया, फिर मेरा जेआरएफ हो गया सर। और रिसेंटली जस्ट अभी मैंने 2000 जो 28 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने दिया था, उसमें जेआरएफ करने के लिए ही दिया था। और फिर मेरा उसमें नेट ही हो पाया, इस बार मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है राकेश जी। इतना डेडिकेशन रखना, इतना लंबे समय तक प्रयास करते रहना, ये एक अच्छी प्रेज़र्वेंस होती है दिमाग में। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, तब तक हम ऐसी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। इसमें 2 पेपर होते हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना, तो पेपर 1 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पेपर 1 में जो सभी यूनिट का इम्पोर्टेंट रोल होता है, टीचिंग हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, लॉजिकल रीज़निंग, डाटा इंटरप्रिटेशन हो या फिर पैराग्राफ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने पेपर 1 के लिए क्या अप्रोच डेवलप की थी? किस तरह से आपने पेपर 1 को तैयार तैयार किया था? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा सर, जब मैं एमए ही कर रहा था तो उस समय मैं अपना एसएससी की तैयारी वगैरह भी साथ में करते रहते थे। तो रीजनिंग वगैरह मेरा अच्छा बैकग्राउंड था रीजनिंग से। और साथ ही साथ मैंने जैसे कि मैं इस फील्ड में आया, कि मेरे भी एक सर थे अमित सर, उन्होंने बताया कि आप मतलब कि
जेआरएफ के लिए तैयारी करेंगे या फिर नेट के लिए तैयारी करेंगे, तो आप मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बता रहे हैं पेपर वन तो करना ही है। अच्छा, उसके साथ साथ सब्जेक्ट तो हमारा जो एमए में किया था हमने वो सारी चीजें आती हैं। तो पेपर वन के लिए सर मैंने मदान सर हैं उनकी बुक को मैंने अच्छे से पढ़ा था। और रीजनिंग के लिए जो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, रीजनिंग तो मेरा पहले से ही मतलब ठीक ठाक था सर। तो मदान सर की मैंने बुक पढ़ा, वो काफी अच्छा था। उसमें से ही मैंने अपना फर्स्ट पेपर है वो तैयार किया था सर। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफी मतलब कि अहमियत दी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं अपना उनकी प्रैक्टिस करता रहता था जैसे ही मुझे समय मिलता था। जब भी ड्यूटीज कंप्लीट होने के बाद जो भी मुझे समय मिलता था, 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा, जैसे भी समय की उपलब्धता होती थी, तो उस समय मैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को प्रैक्टिस करता रहता था सर। और मदान सर की मैंने बुक को एज ए बुक से उसमें अपने नोट्स तैयार करता था और उनको बार बार मैं अपना प्रैक्टिस करता रहता था सर। जब पहली बार आपका नेट क्वालीफाई हुआ तो उस समय कैसा रिएक्शन था? घर वालों को कैसे बताया था कि अभी मेरा नेट क्वालीफाई हो गया? सर दोनों ही चीजें मेरी साथ साथ हुई थी। मतलब कि फर्स्ट पहले मेरा जो रिजल्ट आया था वो मेरा सीपीओ का आ गया था, उसमें मेरा सब इंस्पेक्टर के तौर पे मैं सेलेक्ट हो गया था। और उसके जस्ट मतलब कि 20 या 22 दिन के बाद ही मेरा ये जो नेट वाला रिजल्ट आया था। तो दोनों ही चीजें मेरे लिए मतलब कि खुशी का माहौल था घर में। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उन्होंने मुझे मतलब कि बताया कि पहले आप एक जॉब ले लो और साथ बाई साथ आप पढ़ते रहना, जो भी आगे आपको स्टडी करना है वो आप करते रहना। तो फिर मैंने घर वालों को थोड़ा मतलब कि उनका भी मान सम्मान करते हुए मैंने जो अपना पहले एक ले लिया। और फिर साथ साथ में मैं अपना पढ़ाई भी सुचारू रूप से मैंने अपना जारी रखा सर। तो घर में कौन ऐसा सदस्य था जो आपको बहुत ज़्यादा पुश बैक करता था कि भई आप कर सकते हो? क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, जब तक हमें कोई मोटिवेट ना करे, कोई इंस्पायर ना करे, कोई पुश बैक ना करे, तब तक जी कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। कई बार फेड अप हो जाता है मन के छोड़ो क्या करना, जॉब तो लग ही गई है। लेकिन फिर भी आपके दिल में जो एकेडमिक में जाने के लिए जो इच्छा लगातार बरकरार है 2013 से लेकर, कौन ऐसी जी प्रेरणा जी है जो आपको हमेशा से पुश बैक करती रहती है? सर, मेरे एक मित्र हैं। मतलब पहले तो जो मेरे दादाजी थे, अब तो सर अभी नहीं है। अभी मेरे मित्र हैं जो मुझे उस समय से लेकर अब तक पुश बैक करते रहते हैं। प्रदीप बेनीवाल हैं, वो बहुत अच्छा। हम एक ही साथ ही लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वो एक ही साथ ही हम घर से वहां तक जाना, वहां से वापस आना। काफी मतलब कि दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को हम काफी सपोर्टिव करते थे। वो भी अभी आजकल एफसीआई में जॉब कर रहे हैं सर। ओके। तो रिकेश थोड़ा-सा हमें हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में बताइएगा कि आपने हिस्ट्री की कौन-सी बुक को पढ़ा था? अगर आप थोड़ा-सा इलैबोरेट करके बता सकें तो एक नया एस्पिरेंट है जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जाना चाहता है, वो इस सिलेबस को किस तरह से अप्रोच करे ताकि वह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्वालीफाई कर ले? जी सर, जब सर हम एमए करते थे तो मैंने रेगुलर मोड से ही एमए किया है। तो उस समय जो हमारे प्रोफेसर्स वगैरह थे, जो हमारे जो मैम थे सर थे, वो हमें जो बुक्स देते थे, टेक्स्ट बुक, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ा है सर। मतलब कि जो उसमें हमें पढ़ाते थे, जैसे कि एंशियंट के लिए मैं बेसिकली बात करूँ तो जैसे कि हम भी एमए में नए नए गए थे, तो एच सी वर्मा के दोनों वॉल्यूम सर, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू, वो अच्छे से पढ़े हैं सर मैंने। उनसे उनको पढ़ने के बाद मतलब कि आपका पूरा मतलब कि क्लियर हो जाता है सर। हरीशचंद्र वर्मा के जो 2 हाँ। वॉल्यूम है वो तो मध्यकाल के तो लिए है ना? तो वो प्राचीन वो काल के लिए मध्यकाल, हाँ जी। प्राचीन काल के लिए सर मैंने जो केसी श्रीवास्तव है, अभी भी सर मेरे पास बुक रखी हुई है इधर। केसी श्रीवास्तव की जो बुक है वो मैंने अच्छे से पढ़ी है सर, ओके। काफी। जी केसी श्रीवास्तव की बुक को भी आपने बहुत अच्छे से रीड किया। क्या आपने नोट्स बनाए थे या फिर ऐसे बुक पर ही पढ़ते थे? बिल्कुल सर, मैं अपने सर नोट्स बनाता था सर। और जो भी हमको टॉपिक जैसे एमए में भी देते थे, जो भी उनका असाइनमेंट के तौर पे, तो उनकी मैं टॉपिक बनाता था। और अपना टॉपिक आज भी मेरे पास वो नोट्स हैं सर, एज ए नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं। केसी श्रीवास्तव की बुक उस समय मतलब कि अभी भी बहुत अच्छी बुक है वो। और उसको पढ़ने से कैसा पूरा अपना बेस क्लियर अपना हो जाता है। कोई भी हम पढ़ेंगे, चाहे मान लीजिए हम मौर्य वंश पढ़ें या फिर गुप्त वंश पढ़ें या फिर जो भी टॉपिक है जैसे कि पूर्व मध्यकाल पढ़ें, वो भी अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सर उसको पढ़ने के बाद सर। फिर आगे हम बात करें, जैसे मध्यकालीन मेरा स्पेशलाइजेशन भी रहा है सर एमए के दौरान। मध्यकाल के लिए मैंने सिर्फ एच सी वर्मा के 2 वॉल्यूम ही पढ़े थे सर उसमें। और साइड बाय साइड मैंने एच सी वर्मा, सॉरी, सतीश चंद्र के भी दोनों वॉल्यूम्स मैंने पढ़े थे सर। मतलब कि दो ही बुक मैंने उस समय में ये पढ़ी थी। यानी कि सतीश चंद्रा जी की भी जो बुक्स हैं वो काफ़ी मोटी हैं और 2 वॉल्यूम आते हैं उनके भी। तो इन जी जी दोनों सर। बुक्स को पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए? कैसे क्योंकि ये काफ़ी बल्की बुक हो जाती हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है।
इसको अगर कोई जी नया सर। बच्चा है वो तो बुक को देख कर के ही घबरा जाता है कि नहीं ये कहाँ पढ़ेंगे हम, इतना कंटेंट कैसे याद रहेगा। क्योंकि आजकल शॉर्ट बच्चे सोचते हैं कि जल्दी में हमारे जो टारगेट्स है पूरे हो जाएँ, क्योंकि कंटेंट वो चाहते हैं कि जी हमें सर, कंसाइज़ वे में आजकल अच्छा सर कंटेंट एक मिल जाए। जी सर, अगर उनको मतलब कि स्किप भी करना चाहें तो आजकल तो आप काफी मार्केट में एक अच्छा विकल्प भी आ गया है उनका, जैसे कि अगर हम सौरभ चौबे की बात करें, वो एंशियंट में भी है, मिल जाएंगे सर, और मध्यकालीन में भी मिल जाएंगे, मिडिएवल में भी, दोनों वॉल्यूम को मतलब कि उनके जो दोनों एंशियंट वाला भी सर और मध्यकालीन वाला भी, वो दोनों के लिए एक मतलब कि ज्यादा पर्याप्त है। मोटी बुक, या कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं पढ़ना, बल्कि काफी समय भी लगेगा उसमें, तो उसको स्किप करके तो सौरभ चौबे के दोनों वॉल्यूम्स आप मध्यकालीन वाला भी और एंशियंट वाला भी दोनों पढ़ सकते हैं सर, वो भी काफी अच्छा मतलब कि उनको कवर कर लेते हैं सर। तो आधुनिक भारत के लिए कौन-सी बुक अच्छी लगती है? कौन-सी बुक आपने सर पढ़ी हो? सर मैंने बिल्कुल टेक्स्ट वाइज टेक्स्ट देखें तो मैंने बीएल ग्रोवर की बुक पढ़ा है सर, और एक मैंने जो बुक्स है जो अभी यूपीएससी की जो एस्पिरेंट्स भी करते हैं, मैंने भी पढ़ी है सर, वो है सर स्पेक्ट्रम वाली बुक जो राजीव अहीर सर की है। वो बहुत अच्छी बुक है सर, उसमें भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं सर आधुनिक के लिए सर। तो आपने प्राचीन काल को किस तरीके से अप्रोच किया था कि हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे। यूजीसी की ये डिमांड है, यूजीसी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। जैसे मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि आप यदि प्राचीन काल में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आप इस तरह से अपने टॉपिक्स को आइडेंटिफ़ाई कर लो, ताकि पूरे सिलेबस को पढ़ने की बजाय हम थोड़े सिलेबस से भी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आप किस तरह से सोचते हैं कि प्राचीन काल को किस तरह से पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि जो सिलेबस है सर उसको हमको देखना ही है कि सिलेबस हम की क्या डिमांड कर रहा है यूजीसी हमसे। तो मैं भी जब अभी स्टडी करता हूँ, तो जैसे कि मैं प्राचीन काल में मान लो मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको पूरा थ्रोली पढ़ता हूँ, चाहे मुझको उसमें मतलब कि पूरा एक दिन ही देना पड़े खाली एक टॉपिक के लिए, मैं उसको पूरा पढ़ता हूँ, उसको अभी भी नोट्स बनाता हूँ मैं उसको कि यूजीसी अब कितना मतलब कि डीपली जाके हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले जब दो पेपर होते थे 2013 मतलब कि शायद 16 या 17 तक दो पेपर होते थे, तो उस समय इतना लेवल टफ नहीं था, मतलब कि अभी लेवल क्या है, बहुत टफ हो गया है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है यूजीसी। तो किसी भी टॉपिक को हमको थ्रोली पढ़ने के लिए उसको डीपली स्टडी करना ही पड़ेगा। यानी कि आपके अकॉर्डिंगली हम प्राचीन काल को भी यदि पढ़ रहे हैं तो पूरा लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ें और उनकी मैक्सिमम रिवीजन करें। बिल्कुल सर। वही हमें इस बिल्कुल सर। लेवल तक पहुंचा सकती है कि हमें सारी चीजें एग्जाम के दौरान याद आ जाएं, है ना? तो ये एक अच्छी है। तो बिल्कुल सर, कोई मध्यकाल भी को किस तरह से पढ़ा जाए? सर मध्यकाल का भी यही है कि मतलब कि हम ज्यादा बुक्स न लेके कोई भी हमारे पास एक बुक्स है, जैसे मैंने अभी जो नेट निकाला, मैं सिर्फ एक ही बुक्स पढ़ा है सर, सौरभ चौबे वाला बुक पढ़ा है, मध्यकालीन जो भारत है। और सौरभ चौबे वाले बुक्स को मैंने मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन किया उसको, चाहे जैसे कि हम मैंने सूफीज्म का टॉपिक लें या भक्तिज्म का टॉपिक लें, तो मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स उनको रिवीजन किया है। ये नहीं कि मैं पांच बुक्स में भक्ति मूवमेंट पढ़ रहा हूँ या फिर सूफी मूवमेंट पढ़ रहा हूँ, पांच बुक्स की बजाय मैंने एक ही बुक्स में वो टॉपिक बार बार रिवीजन किया है, 4 से 5 बार, 5 से 6 बार मैंने उसको पढ़ा है एक ही टॉपिक, और उसके में अपना जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने अपना नोट्स में राइट डाउन किया, और उन्हीं को मैं फिर बार बार जैसे ही मुझे समय मिलता था मैं उनको बार बार उनको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करता रहता था। इसी तरह से आपने आधुनिक भारत को भी इसी तरह से अप्रोच किया होगा, क्योंकि आधुनिक भारत में अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आधुनिक भारत से आए हैं। पहले इतने क्वेश्चंस नहीं जी आते थे। सर। बिल्कुल सर, अभी मतलब कि अभी जो रिसेंटली जो पेपर हुआ है नेट का, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से थे, तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैं अभी ये स्पेक्ट्रम वाली बुक है इसको पढ़ा हूँ सर, और मल्टीपल टाइम ही इसको पढ़ता रहता हूँ। मेन चीज है जो मैं अपने नोट्स बना लेता हूँ, उन्हीं को फिर मैं जब जैसे कि एग्जाम के 20 से 25 दिन पहले उन्हीं को अपना रिवीजन करता रहता हूँ। और मेन एक चीज सर और है कि जैसे जो भी पीवाई क्यूज हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको मतलब कि जब भी मैं मान लो अपने घर से अपने ड्यूटी प्लेस के लिए जाता हूँ, तो मैं ट्रेन में भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मेनली जो आपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, मैंने सारे वीडियोस आपके यूट्यूब से डाउनलोड कर रखे हैं यूट्यूब में ही, तो मैं उन्हीं को देखते रहता हूँ बार बार कि ऐसा क्वेश्चन है कि सर ने ऐसा पढ़ा रखा है। उसके बाद आप एक चीज और है सर, आपकी कोई भी आप एक क्वेश्चन का जो आंसर बताते हैं उसके साथ साथ में जो आप फैक्ट्स बताते हैं, काफी उसको थ्रोली डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके साथ साथ हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस और हमको मिल जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन इस तरह से आया, तो हम इसको इस तरह से पुटअप करेंगे, इसका इस तरह से आंसर देंगे।
बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं हमेशा वीडियोस में स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप पीवाईक्यूज को अच्छे से लगाओ और हर एक क्वेश्चंस के सभी ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करके पढ़ो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट बेशक ना हो, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन लिंक करके आगे क्वेश्चन यूजीसी हमेशा से बनाता आ रहा है। तो राकेश, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर, क्या एनसीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए या फिर हम एनसीईआरटी के बगैर इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं? क्या एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल सर, एनसीईआरटी बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है। उससे क्या है कि सर जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं सर। और आजकल तो मार्केट में एक नया विकल्प आ गया है, पप्पू सिंह प्रजापति जी का एक मतलब कि छठी से 12वीं तक के जो भी एनसीईआरटी में जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, उन्होंने उस बुक्स में ही एक संग्रहित कर दिया है सारी चीजों को। अगर आप एक वो बुक भी परचेज करेंगे, तो मैं भी बुक्स अभी वो मंगवाया है ऑनलाइन 5 से 6 दिन पहले, मैंने उसको अभी हाफ पढ़ पाया हूँ मैं। तो मतलब कि मैंने उसको पढ़ा है तो काफी अच्छा है उसमें एनसीईआरटी वाला पोर्शन उसमें दिया। आप 10 बुक्स एनसीईआरटी खरीदोगे, उससे बेटर है कि एक बुक्स आप खरीद लो, उसमें एनसीईआरटी आपका पूरा कवर हो जाएगा सर। और एनसीईआरटी पढ़ने ही चाहिए सर। जो भी नया एस्पिरेंट्स नेट की या जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, तो उसको एनसीईआरटी सर पक्का पढ़ना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो राकेश, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या इसके लिए किसी नए स्टूडेंट को कोचिंग लेनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो सकता है? क्योंकि आपने तो 4 बार इसको सर क्वालिफ़ाई किया है। सर देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोचिंग सिर्फ सिर्फ एक आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन आपको तैयारी स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो कोचिंग की बजाय अगर आप सेल्फ स्टडी करो, तो वो सर बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग टू मी सर। ओके। आप यानी कि आपके अकॉर्डिंगली एक बच्चा यदि घर पर रहकर अच्छे से एक बुक लिस्ट, कंसाइज़ बुक लिस्ट यदि वो कर लेता है, तो एक अच्छी गाइडेंस के साथ अप्रोच करता है, तो ये एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफ़ाई हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें बहुत बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर पे जाना पड़ेगा या फिर बहुत बड़े पैसे खर्चने की ज़रूरत है। तो ये घर पर भी सेल्फ स्टडी से बिल, ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो सकता है। ठीक है, तो राकेश। बिल्कुल नहीं सर, कोचिंग कोचिंग लेने की सर मेरे हिसाब से इतनी आवश्यकता नहीं है। आप जो बुक्स मैंने बताई हैं, जो मैंने पढ़ी हैं सर, उन बुक्स को ही आप मतलब कि अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, आपने नोट्स बना लेते हो और उन नोट्स को बार बार रिवीजन करते हो, तो आराम से मतलब कि 4 से 5 महीने की तैयारी में, जैसे कि अभी जून वाला जो अभी आने वाला है, अभी मान लो कोई नया स्टूडेंट्स अभी से तैयारी करने लगे, तो आराम से मतलब 3 से 4 महीने की तैयारी में वो उस चीज को अ, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर सकता है कि आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। और राकेश, मुझे लगता है कि कई बार जैसे आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं ना, 4 अटेम्प्ट में हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ गलती हमसे होती है और हर बार हम उन गलतियों को सुधारते हैं, सुधार करके फिर नया अटेम्प्ट देते हैं। एक नया एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ाम में जाना चाहता है, उनको कौन-सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, या ये हम कह लें कि उनको कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए? सर अगर जो नया बच्चा इस एग्जाम को देने के लिए जाता है, तो मतलब कि उसको पहले तो अपना पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार होना चाहिए। और बिल्कुल एंड टाइम पे आके उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए। अगर उस चीज को आप रिवीजन नहीं करोगे, तो आप मान लो 5 दिन कहीं घूमने चले गए, कहीं चले गए या कहीं शादी में चले गए, तो फिर वो चीजें क्या है कि माइंड से निकल जाती हैं। तो जब भी आपका एग्जाम नजदीक आने को हो, हफ्ता या 10 दिन पहले, तो उन चीजों को जो आपने नोट्स बनाए हैं, सेल्फ नोट्स बनाए हैं, उन चीजों को बार बार आपको स्टडी करना चाहिए, मल्टीपल टाइम स्टडी करना चाहिए। क्योंकि 5 से 4 दिन पहले आप बुक्स पढ़ोगे तो पूरा कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आपने नोट्स बनाए हैं हैंडमेड आपने, वो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, तो अच्छी आपको पता है कि मैंने क्या नोट्स कैसे बनाया है, वो आप जल्दी से जल्दी उस चीज को कवर कर पाओगे। तो ये चीज है कि एक नए एस्पिरेंट्स को अपने नोट्स जब भी आप पढ़ते हैं, तो नोट्स बना के रखने चाहिए। जब एग्जाम नजदीक आ जाता है 10-15 दिन पहले, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए। यूजीसी नेट हिस्ट्री के सिलेबस में जो 10th सेक्शन होता है, जो हिस्टोरियोग्राफी का इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बच्चों को लेकर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि वो यही समझ नहीं पाते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पर्टिकुलर सेक्शन को अप्रोच करने के लिए क्या करना चाहिए? सर उसके लिए मैंने तो जो एमए के दौरान ही इग्नू के नोट्स हमने परचेज कर लिए थे, और एक काफी जो मित्र थे उनसे अपना हेल्प लिया था। तो इग्नू के नोट्स हमें प्रोवाइड हो गए थे, तो इग्नू के नोट्स से मैंने अपना अपना तैयारी किया था, उनको पढ़ा था। वो मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। और उसके अलावा एक जो ईशी जन की बुक्स हैं, जैसे कि उसमें जो हमारे अलग अलग
जो भी हिस्टोरियंस हैं, तो उनके बारे में अच्छे से उसमें दिया हुआ है। जैसे मार्क ब्लॉक वगैरह है, लूसिन फेब्रे है, तो ये उसके बारे में अच्छा दिया हुआ है। ई सीरीज वाली जो बुक है वो काफी अच्छी बुक है सर। और उसके अलावा आजकल जो मार्केट में एक अच्छी और बुक आ रखी है, झारखंड चौबे जी की बुक है, वो भी इतिहास दर्शन के नाम से है। उसमें भी हमारा लगभग पूरा सिलेबस वो कवर हो जाता है। उसमें एक दो टॉपिक्स है वो नहीं है, उत्तर आधुनिकतावाद जैसे है, वो टॉपिक्स वगैरह उसमें नहीं है। वो टॉपिक आप और किसी बुक से या फिर आप इग्नू वाले नोट्स में भी आपको वो मिल जाएगा। तीसरी जन वाली बुक है, और एक इतिहास दर्शन के नाम से जो बुक है, वो झारखंड चौबे वाली बुक है सर। इन बुक से मैंने अपना पूरा सिलेबस, वो जो 10th यूनिट है वो कवर किया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको भी मैंने काफी रिवीजन किया है। और अभी लेटेस्ट वीडियोस जो आपने भी डाला था, जो अभी फरवरी वाला एग्जाम हुआ है उससे जस्ट पहले आपने वीडियो डाला था, उसमें लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो अभी अभी तक जो आए हैं यूजीसी में, वो पूरा आपने उसमें कवर कर रखा है। वो भी आप मतलब कि मैंने भी उसको डाउनलोड कर रखा है यूट्यूब में, मैं उसको देखता रहता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। काफी अच्छा वीडियो है सर वो भी। उनको भी वहां से भी बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है सर, हिस्टोरियोग्राफी के जो पीवाईक्यूज हैं सर। जी रिकेश रिकेश, जैसे अभी बहुत कम समय रह गया है यूजीसी नेट एग्जाम में। लगभग मान के चलो 45 से 50 दिन बाकी बचे हैं। तो इन कम समय में एक बिल्कुल। जो नया स्टूडेंट है, उसका कई बार होता है ना, जो पहली बार आ रहा है बच्चा, सिलेबस तो इन 2 महीनों में कंप्लीट होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारी अप्रोच तो यही रहती है कि हम इस कम समय में मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करें अपने कंटेंट को एग्जाम में जाकर। तो किस तरह से एक नए एस्पिरेंट्स को अप्रोच करना चाहिए, इन 45 दिन की को किस तरह से तैयार करना चाहिए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? भारतीय इतिहास के नाम से ही एक जो हम गाइड कह लें, या फिर एक मतलब कि जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक नीरज पांडे की बुक है, एक आर्य पब्लिकेशन की बुक है। उन दोनों में से किसी बुक को भी आप चूज कर सकते हैं। वो भी मतलब कि आप मतलब कि एक बुक को आप 15 से 20 दिन दोगे तो आराम से कवर कर सकते हैं। उसी को भी आप मतलब कि 2 से 3 बार पढ़ते हैं, वन लाइनर को, तो मतलब कि आप नेट तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए। तो फिर भी नेट के लिए आराम से मतलब कि आप एक कोई भी वन लाइनर गाइड लें, नीरज पांडे जी की लें, या फिर आर्य पब्लिकेशन की लें, प्रेम प्रकाश चोवला जी हैं, उन राइटर की काफी अच्छी बुक है। उनसे भी आप नेट तक तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें भी जो लास्ट ईयर्स या प्री क्यूज में जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको ऐड करते रहते हैं, नया नया एडिशन आता रहता है। तो मेरे पास वैसे बेसिकली दोनों बुक हैं, आर्य पब्लिकेशन वाली भी है और एक नीरज पांडे जी की है, वो भी अच्छी बुक है। दिव्य दृष्टि प्रकाशन की वो बुक है, वो भी काफी अच्छी है सर। यानी कि कुछ कुल मिला के देखें तो इन 45 दिनों को यदि हम अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो एक तो आप जैसे बता रहे हैं कि आर्यन कंपटीशन की जो बुक है भारतीय इतिहास की, उसमें वन लाइनर्स जी जी स्टेटमेंट्स सर। दे रखे हैं तीनों कालखंड के, आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स लगा लें, तो उससे आपकी काफ़ी जी। अप्रोच अच्छी हो जाएगी। आप नेट तो क्वालिफाई कर सकते हैं, हो सकता है जेआरएफ आपका कुछ बिल्कुल। परसेंटाइल की वजह से ना हो पाए, क्योंकि उसके लिए तो बेसिक्स चाहिए, जी। क्योंकि वो परसेंटाइल बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए सर जेआरएफ के लिए तो। बिल्कुल चाहिए। और पेपर 1 में भी आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आप जेआरएफ कर पाएँगे, क्योंकि पेपर 1 अगर आपका कमज़ोर है तो फिर जेआरएफ उसी उसमें भी रुक जाता है। सर पेपर वन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेआरएफ के लिए। अगर पेपर वन में आप मतलब कि 35 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, तो आपके जेआरएफ के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं सर। तो पेपर वन तो आपको काफी अच्छा करना ही करना है। सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं, पेपर वन की भी काफी अहमियत हो जाती है सर, जी, जी, अगर जी। आपको जेआरएफ निकालना है तो। जी, रिकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत ही होलिस्टिक वे में सारी अप्रोच के बारे में बात की है और बुक्स के बारे में बात की है, किस तरह से एक नए एस्पिरेंट्स को पढ़ना चाहिए। आपने अपनी ड्यूटी से समय निकाला हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आशा करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इनके द्वारा जो दी गई जानकारी है, आपके एक लाइक की वजह से उन स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की, इस गाइडेंस की आवश्यकता है, इन बुक्स लिस्ट की आवश्यकता है। तो राकेश, आपने समय निकाला, हम भविष्य के लिए बेस्ट विशेस देते हैं कि आप जीवन में बहुत आगे जाएँ और आप जिस भी जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, आपके ऑफ़िसर्स आप पर प्राउड फ़ील करें, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फ़ील करें और जीवन में आप बहुत आगे जाएँ, बहुत तरक्की करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।